भारत के 1858 की क्रांति का मुख्य केंद्र था झांसी और इसका नेतृत्व कर रही थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आज हम उनके इतिहास और उनके महल के इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। वो कहाँ पर युद्ध सीखती थी और कहाँ पर वो पूजा करती थी और कहाँ पर लगाती थी सभाएं। तो चलिए हमारे साथ। जब आप इस महल में प्रवेश करेंगे, आपका सामना सबसे पहले भारत की दूसरी सबसे बड़ी तोप बिजली कड़क तोप से होगा और इसका नाम सिंह तोप भी है। इसमें फंसा हुआ ये गोला आप जो देख रहे हैं, इसे रानी लक्ष्मीबाई ने तत्काल रोकने का आदेश दिया था और जब से आज तक ये गोला इसी में फंसा है। इस गोले का इतना व्यास है कि किसी भी महल के बुर्ज को तोड़ने के लिए काफ़ी था। इस तोप को सिंह तोप भी बोलते हैं और इसकी वजह थी कि इसकी बनावट बिल्कुल सिंह के आकार की गई थी। इसकी आंखें देखिए और इसके पीछे का भाग जो कि सिंह के बालों का जैसा है, यही वजह थी कि इसे सिंह तोप बोलते थे। और इस तोप के पिछले हिस्से में अंदर इस गोले को डाल करके, बारूद डाल करके फिर पिछले हिस्से में लगाई जाती थी आग और उसी से ये गोला आगे दुश्मनों के खेमे में जा गिरता था और उसे तहस नहस कर देता था। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आ गई थी कि रानी लक्ष्मीबाई को तत्काल इस तोप को रोकने का आदेश देना पड़ा गोश खां को? तो मैं आपको बता दूं कि जो सामने आप देख रहे हैं ये मंदिर, इसी मंदिर के पीछे छुपे थे अंग्रेजों के सैनिक और गोश खां ने इसी ओर कर दिया था अपने तोप का मुख। अगर वो चल जाती तो ये मंदिर ध्वस्त हो जाता और इसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने तत्काल आदेश दिया था गोश खां को इस तोप को रोकने के लिए। इस बुर्ज के ऊपर से गोश खां ने लगाया था निशाना उन अंग्रेजों के ऊपर, लेकिन इसका सलूशन फिर निकालना पड़ा मोती बाई को। मोती बाई ने कहा रानी लक्ष्मीबाई से कि महारानी आप घबराएं नहीं, इन फिरंगियों को तो मैं चुटकियों में भगा दूंगी। और हुआ भी यही। कहते हैं कि जब भी मोती बाई अपने तोप पर जाती थी तो माँ भवानी स्वयं विराजमान होती थी उसके तोप में और अंग्रेज सैनिक भाग खड़े हुए थे। उस समय उस तोप के आगे उनकी एक भी न चली। जब आप इस महल के मेन गेट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सामने से नहीं, उसके साइड से होकर के जाना होगा। ये किस लिए रास्ता बनवाया गया था? इसकी वजह ये थी कि अगर सामने से रास्ता होगा तो कोई भी आक्रमणकारी हाथी के सर से इस दरवाजे को तोड़ सकता था। और उस समय इस दरवाजे को लकड़ी का बनाया गया था, उसमें लोहे के कांटे लगाए गए थे और इसकी भव्यता देख करके आप जान गए होंगे कि ये मेन गेट रहा होगा। और यही वजह थी कि इसके पास में सामने से कोई रास्ता ना हो करके साइड से था। इसमें आपने देखा होगा कि दोनों साइड में मशीन गन ये जो रखी हुई हैं, ये मशीन गन अंग्रेज़ों ने जर्मन से मंगवाया था और ये इसकी जो मारक क्षमता थी वो 100 से 1500 मीटर थी और इसे पैरों से चलाया जाता था। अब आप अंदर प्रवेश कीजिए और देखिए कि हमारे आगे 2 होल आपको दिखाई दे रहे हैं। ये लोहे के छोटे तोप हुआ करते थे और इनसे गोले नहीं बल्कि हवाई फायर किया जाता था जब भी रानी लक्ष्मीबाई प्रवेश करती थी। अब हम सामने बैठेंगे। ये जो प्रांगण आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पेड़ है, इसी के पास जो है गोश खां, खुदाबख्श, मोती बाई, इन तीनों को एक साथ दफनाया गया है। और ये जो 2 होल दिख रहे हैं, इन्हीं से रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर हवाई फायर किया जाता था उनके आगमन में। और ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा छोटा सा, इसमें लिखा हुआ है कि तीनों लोगों को कहाँ दफनाया गया है रानी के आदेश पर। और जब रानी आती थी, ये देखिए, इसमें कोई गोला नहीं बल्कि बारूद भरा जाता था और इससे एक चिंगारी निकलती थी जो कि रानी लक्ष्मीबाई के स्वागत में इसे जलाया जाता था।
और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं उन तीनों के जो बहादुर इनके सैनिक थे, उन तीनों के कब्र में। देखो, गोश खां था, वो तोपची था, मोती बाई तोपची थी, और जो खुदा बख्श था वो अश्वरोही था, सबसे बड़ा झांसी का अश्वरोही, जिसके सामने दुश्मनों की एक भी न चलती थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों लोगों को एक साथ दफनाया गया था, और ये एकता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है भारत के अंदर। और यहाँ से आगे जब चलेंगे तो पंचमहल आपको दिखाई देगा। उसी पंचमहल में दामोदर राव और रानी लक्ष्मीबाई निवास करते थे, और उसके लिए जो ये सामने पंचमहल दिख रहा है, इसको मुझे इस ओर से जाना होगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ और दिखा दूं कि ये जो सामने छोटे छोटे कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये शास्त्रागार हुआ करते थे। यहाँ पर जो है सैनिकों के सारी सामानें होती थी। और ये जो सामने बुर्ज दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये इसकी रक्षा दीवारें हुआ करती थी, क्योंकि इसमें पानी भर दिया जाता था और इसी में मगरमच्छ छोड़ दिया जाता था, ताकि दुश्मन अंदर प्रवेश न कर सके। ये बहुत ही सुरक्षित किला था। इसमें कहते हैं कि 18 बार अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और यह कुदान स्थल है जिसे जंपिंग स्पॉट कहते हैं। मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। यहीं से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से बचने के लिए कूद गई थी। करीब इसकी जो ऊंचाई है वो 45 फीट है। अब यहाँ पर आज एक पत्थर भी लगाया गया है, और उसमें रानी लक्ष्मीबाई को दिखाया गया घोड़े से कूदते हुए। और यहीं पर जो है जो रानी लक्ष्मीबाई थी, यहीं से अपने दामोदर पुत्र को, जो दत्तक पुत्र था उनका, जिसको उन्होंने गोद लिया था, उसको लेकर के यहीं से अपने बादल घोड़े के सहित जंप लगा दिया था। और यहाँ पर देखिए वो पत्थर लगा हुआ और लिखा हुआ, बुंदेलों के हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी जब अंग्रेज़ों से लड़ रही थी और रात में उन्हें लगा कि शायद वो इस महल में फंस जाएंगी, तो अपने दत्तक पुत्र को लेकर के यहीं से, ये देखिए कितनी ऊंचाई पर यह किला है, इतनी ऊंचाई से नीचे कूद गई थी। रात को 11:45 पर वो यहाँ से सीधा कालपी पहुंची थी। और जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से निकल के गई थी तो हर झांसी वासी रोने लगे थे, क्योंकि किस बहादुरी से उन्होंने इतने ऊंचे किले को पार किया होगा, शायद आपको सिर्फ ये सोचने भर में ही रोंगटे खड़े कर देगा। क्योंकि एक बार जब आप यहाँ से नीचे देखेंगे तो आपको डर के मारे आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। उन्होंने यहाँ से सीधा जा कर के कालपी पहुँची, और वहीं पर तात्या टोपे और नाना दोनों लोग वहां पर एक मीटिंग कर रहे थे, और वहीं पर सीधा रानी लक्ष्मीबाई पहुंचती हैं और वहां से पूरी सभाएं करती हैं, और वहीं से सीधा निकल लेती हैं ग्वालियर के लिए। लेकिन अभी वहां जाने से पहले मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊंगा। ये सामने जो दिख रहा है यही पंचमहल है, और यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई निवास करती थी। और इसी के साइड में ये जो भाग आप मैदान देख रहे हैं, यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई तलवारबाजी किया करती थी, और अपनी जो सहेलियों के साथ यहाँ पर तलवारबाजी सीखा करती थी। आगे जहाँ हम जा रहे हैं, यहाँ पर फांसी घर हुआ करता था, जो आज बंद कर दिया गया है। वहाँ पर कोई जाता नहीं है, लेकिन उसके कुछ अवशेष अभी भी बाकी हैं। और ये जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, इसे कहते हैं गन पॉइंट, तोप पॉइंट। ये देखिए, ये जब ऐसे रखो, जब इसे बंद कर देंगे, खुला रहेगा तो तोप लगा सकते हैं, और जब बंद करेंगे तो यहाँ पर गनों से और तीर बाणों से सीधा दुश्मनों पर वार किया जा सकता है। दुश्मन यहाँ नीचे से नहीं देख पाएगा यहाँ के सैनिकों को, लेकिन यहाँ के सैनिक दुश्मनों को नीचे की ओर आराम से देख सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं, इसे कहते हैं यहाँ का काल कोठरी। काल कोठरी ये रानी लक्ष्मीबाई के समय में बनाई गई थी। उससे पहले यहाँ पर हुआ करता था फांसी घर। कोई भी अपराध करता था तो उसे सीधा तत्काल फांसी दी जाती थी।
और यहाँ पर जब रानी लक्ष्मीबाई की एक कहानी है और उसी की वजह से इस कालकोठरी को बनाया गया। देखिए अंदर का नज़ारा, कैसे छोटे छोटे कमरे थे और इसी के अंदर जो यहाँ के अपराधी होते थे उनको बंद कर दिया जाता था। बुंदेली में एक कहावत है, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर से न जइबो जब तक मिले उधार। इस किले में फांसी घर होने के बाद इस कालकोठरी को क्यों बनवाना पड़ा? इसकी वजह थी कि जब गंगाधर राव एक अपराधी को सजा दे रहे थे, उसी समय रानी लक्ष्मीबाई पूजा के लिए निकली थी और उसे देख करके वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद से गंगाधर राव ने ये फैसला किया कि अब यहाँ पर किसी को फांसी नहीं दी जाएगी, उसके बदले में उसे कालकोठरी में बंद कर दिया जाएगा ताकि वो अपनी सफाई भी दे सके, अगर वो सही हो तो अपना जीवन फिर से शुरुआत कर सके। आखिर रानी लक्ष्मीबाई शहीद कैसे हो गई थी? मैंने आपको बताया कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ इस किले को घेर लिया था तो रात में बच करके रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र के साथ सीधा कालपी पहुंचती हैं और वहां से उन्होंने मीटिंग करके पूरी अपनी सैनिक की टुकड़ी ले करके सीधा ग्वालियर के लिए निकल पड़ती हैं। ग्वालियर में राज था सिंधिया परिवार का और ये लोग मिल गए थे अंग्रेज़ों के साथ और गद्दारी कर गए थे रानी लक्ष्मीबाई के साथ। रानी लक्ष्मीबाई ने उन अंग्रेज़ों को धूल चटा दिया और उसके बाद सीधा पहुंची ग्वालियर। सिंधिया को लग रहा था कि उनकी प्रजा और सेना उसके साथ है, लेकिन उनकी प्रजा और सेना मातृभक्त थी और वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ हो गई। और जब वहाँ पर पहुँची तो उनके मदद से उन्होंने सिंधिया राज परिवार को इस निकाल फेंका और वहाँ पर मराठाओं को राजा बनाया। उसके बाद वहीं से हुंकार भरी अंग्रेज़ों के खिलाफ और उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और लगातार कई लड़ाइयाँ जीती, लेकिन कुछ और भी गद्दार थे जिनकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई खुद शहीद हो गई। लेकिन आज भी नमन है उस महान वीरांगना को जिसने प्रजा प्रेम, मातृ प्रेम और इस देश के प्रेम के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया और एक नई कहानी लिख गई। ऐसी वीरांगना को आज हम नमन करते हैं।